Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss again a very important topic, and that is how exactly you can deal with the challenges as a fresher at workplace. Yes my dear friends, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं तो किस तरीके से अपने करियर की स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर जो आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया कि एज अ फ्रेशर हम किसी भी इंडस्ट्री में जब शुरुआत करते हैं तो लोग एक तरीके से हमारा एक इम्तिहान कहते हैं ना, एग्जामिनेशन, तो वो एग्जामिनेशन लेने के लिए बैठे होते हैं और वो एग्ज़ाम को भी पास करना होता है। सी इंटरव्यू क्वालिफाई करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिकना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो बहुत लोग एग्ज़ाम यानी इंटरव्यू तो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर जाते हैं। सेम लाइक कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा एडमिशन के लिए और आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, बट उस इन्वायरमेंट में आप कोप अप नहीं कर पाए और आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी यानी क्विट कर दी। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो एज अ फ्रेशर हम अपने आप को किस तरीके से स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करें और किस तरीके से लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में टिके, यही है आज का ये विषय और इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे क्विकली पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सम बेसिक पॉइंट्स जिनको फॉलो करके एज अ फ्रेशर आप किसी भी चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की अपने पहले पॉइंट से। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट सपोज टू से नो डायरेक्टली। मतलब ना डायरेक्टली नहीं कहना है। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर तो हर कोई सोचता है कि आप एक फ्रेशर हो तो आपसे काम करवा लें। That is the common tendency of the people, that if you are a fresher then definitely the people will come to you and will like that work get done through you. So in that case अब हमें क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा काम मिलेगा, हम इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, परेशान होंगे। अब उस केस में क्या होगा, हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो उस केस में आपको एक स्मार्ट सी ट्रिक अपनानी है। जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम देता है या कोई ऐसा काम देता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि आप फ्रेशर हो और आप मना नहीं कर सकते और इसलिए वो काम आपको दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ और वो फॉलो करनी है टेक्निक। और टेक्निक क्या है कि जब आपको कोई काम देना तो आप काम करने से पहले उस व्यक्ति से ये बोलो कि सर आप मुझे बता दो करना कैसे है, आप मुझे सिखा दो करना कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो आप बैक ऑफिस में हो और आपको कोई अननेसेसरी नोटिस के लिए बोलता है या मेल के लिए बोलता है कि आपको ये लिखना है या ये नोटिस बनानी है, so in that case you can go ahead and simply say, sir I do not have any idea about the notice or any kind of information or circulars. In that case could you please make me just comfortable with the kind of a topic and I'm ready to work. तो अब इससे होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स कि अगला व्यक्ति आपको सिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना काम आपके ऊपर टाल रहा था। अब अगर उसे वो सिखाना होगा, आपको बताना होगा, तो उसे ये लगेगा कि यार जितनी देर में मैं सिखाऊंगा इसे या बताऊंगा उतनी देर में मैं काम खुद कर लूँगा, और डेफिनेटली आगे से वो काम आपको नहीं देगा और आप ना भी नहीं कह रहे हो। तो इसलिए आप अपनी जोन में स्ट्रांगली अपना स्टैंड करते हो। कोई भी काम माय डियर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा अगर आपको मिलता है तो आप उस काम को मना मत करो, बट आप ये जरूर कहो कि सर आप बताओ कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, सर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखवा दो या आप मुझे स्टेप बाय स्टेप मेल कर दो, सर कैसे करना है मैं कर लूँगा सर, नॉट एन इशू, नो प्रॉब्लम। तो ये एटीट्यूड लेके आपको चलना है। सो डोंट से नो डायरेक्टली। सो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है और इससे क्या होगा ना, आप ऑब्जर्व करना बहुत ही मतलब क्विकली जो एक ज़्यादा वर्कलोड होता है या काम आपके ऊपर होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रिक आप अपने काम में भी अपनाना, बहुत सारे लोग इससे गलत ना सोचे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर आपके ऊपर जब बर्डन दिया जाता है, नहीं एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, तो उसको किस तरीके से आप स्मार्टली लोगों को कन्विंस कर सकते हो और ना कहते हुए आप उस काम से बच सकते हो, यानी काम से बाहर आ सकते हो। नाउ दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द एप्रिशिएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो सीनियर्स होते हैं ना दे आर क्वाइट ईगरली वेटिंग फॉर द एप्रिशिएशन। तो जब फ्रेशर्स आते हैं तो दे फील दैट कि दे विल कम टू देम, दे विल एप्रिशिएट देयर क्वालिटीज, क्रेडेंशियल्स, वर्क स्ट्रक्चर, वर्क स्टाइल।
So always try to keep in your mind that if you're a fresher and starting your career within any system and organization, you should always try to be, energetic towards appreciating your seniors. So that is something which you need to keep in your mind, and be careful that it shouldn't look like fake. तो आपको ये ध्यान देना चाहिए और देना होगा कि ये फेक भी ना लगे, जेन्युइन लगे। मतलब जब आप तारीफ कर रहे हो तो ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो आपको जाना है, आपको जो भी आपके सीनियर हैं या जो भी मैनेजर हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी तारीफ आपको करनी है कि सर दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू लर्न एंड दिस इज समथिंग विच आई वुड बी लर्निंग इन फ्यूचर एज वेल, यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ क्वालिटीज़। अब होगा क्या कि जब आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उसे गुस्सा तो आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मुझे अप्रिशिएट क्यों कर रहे हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो इन दैट केस appreciation plays a very important role and it gives you a chance to get a kind of a connection with that person. So यहाँ पे आपकी मदद होगी और मीन्स जो क्लोजनेस है या जो बॉन्डिंग है आपकी टीम के साथ वो और बेहतर होगी एज अ फ्रेशर। आपको फिर एक तरीके से कहे तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो ये आप एक दूसरा जो पॉइंट है इसको फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर्स, पॉइंट ऑफ व्यूज, other qualities, work, assignments, what exactly he is doing extra and ordinary and something like that। कुछ ऐसा ऑब्जर्व करना, उसे हाईलाइट करना और उसे अप्रिशिएट करना उस पॉइंट पे। that will definitely help you a lot in order to sustain you and help you to sustain in the system for a longer period. Dear friends, जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट is start taking initiative. Yes my dear friends, होता क्या है कि एज अ फ्रेशर हम ये तो नहीं कहेंगे कि काम से बचना चाहते हैं इसलिए इनिशिएटिव नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द इन्वायरमेंट, कल्चर्स और इवन द पीपल, देयर फीलिंग, इमोशंस, एक्सपेक्टेशन। तो उसकी वजह से हम कई बार क्या है इनिशिएटिव नहीं लेते। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जितना ज़्यादा आप इनिशिएटिव लोगे उतना ज़्यादा एक तरीके से आपकी पहचान होगी और आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में सफल होगी। नाउ इनिशिएटिव लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक फील्ड में कूद जाना। इनिशिएटिव लेने का मतलब है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एरिया से एक तरीके से रिलेट रखता है उस एरिया से या उस फैक्टर से या उस सेक्शन से इनिशिएटिव लेना ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट टू मेक यू एंड रिप्रेजेंट यू एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो वो काफ़ी मदद करेगा आपको स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स वो है आस्किंग मोड में रहना। सो बी इन आस्किंग मोड मतलब एक तरीके से आपको हमेशा दूसरों को इंगेज करते हुए, कन्विंस करते हुए काम करना है, दूसरों के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना है। सो इफ यू आर अ फ्रेशर्स एंड इफ यू फील दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर senior than you, so in that case you need to convince people this is something which you are trying new, this is something which you want to bring in this kind of organization. Now how exactly the people will react to this, take the feedback from others. That is something which is very important, because the moment you provide the opportunity to share the feedback, the people feel quite important, because the people feel that our values, our opinions are going to be important, especially in that context. तो लोगों को मौका दो ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक शेयर करने का उस कॉन्टेक्स्ट में या जो भी आप करने वाले हो उस फील्ड में, बिकॉज ये लोगों को कहीं ना कहीं एक अनुभव देगा, एक एक्सपीरियंस देगा कि वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उनका ओपिनियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ेगी और उन्हें ये लगेगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग ऑल्सो। तो आप अप्रिशिएट तो कर ही रहे हो और कहीं ना कहीं उनको हर एक वर्क में क्या इंगेज करके चल रहे हो, जिससे उन्हें ये लगेगा कि हर जगह आप उनकी ओपिनियन या आइडियाज़ ले रहे हो, जिससे उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा उनको रियलाइज होती रहेगी। और ये हर एक सीनियर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है जूनियर से या फ्रेशर से। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू ऐड वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हो उसमें हमेशा अपने अंदर वैल्यूज़ को ऐड करो। वैल्यूज़ ऐड करो मतलब कुछ नए प्रोग्राम्स अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, कुछ नई क्वालिटीज़ अटेंड करो, क्रेडेंशियल्स अटेंड करो, कुछ नई चीज़ें मतलब अपने अंदर ऐड करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी वैल्यू थोड़ा और इम्प्रूव हो। अब किसी भी पर्सन की वैल्यू कब इम्प्रूव होगी? जब उसकी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। और क्वालिटीज़ कब बढ़ेंगी? जब आप कुछ एक्स्ट्रा
वर्क करोगे, कुछ ऐसे सेशंस अटेंड करोगे, सेमिनार, वेबिनार या समथिंग, एनी अदर प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी क्वालिटीज़ क्या हो, इम्प्रूव हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की नज़र में और ज़्यादा वैल्यूबल बनो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एज अ फ्रेशर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टिकने के लिए, वहाँ पे लोगों को कन्विंस करने के लिए और एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फायदे में रहोगे बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स on this channel, especially because me, Indraseen Pandey, is going to make you expert, especially in soft skills and communication. So that's all for today and I'll see you tomorrow in the next video. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।